अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये बुकलेट डॉक्टर इंस की है तो इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ दी चैप्टर यहाँ पे पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं तो हमने ये सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू नंबर 1 है एनाटॉमिकली टेस्टीज आर कंपोज्ड ऑफ। तो हमेशा टेस्टीज का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि आपको पता है कि जो टेस्टीज होते हैं वो स्कॉटम पे होते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें लोब्यूल्स होते हैं जिनमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि आगे जाके ऑफ कोर्स स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है कि लोब्यूल्स जो फिल्ड होते हैं विद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो लाइंड होते हैं विद जर्मिनल एपिथेलियम जो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स को। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो यूनाइट होते हैं टू फॉर्म द रेडी टेस्टिस विद जॉइंस द एपिडेर्मिस। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ देन फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको ये टेस्टिस नज़र आ रहा है, इसमें ये लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे ये देखते जाओ, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, करीब से अगर मैं दिखाऊं, एंड देन ये लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने कहा कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वो यूनाइट होते हैं ताकि वो फॉर्म कर सकें रेडी टेस्टिस को जो ज्वाइन करता है एपिडेर्मिस में। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सुपीरियर लैटरल साइड है, पोस्टीरियर लैटरल साइड बेसिकली यहाँ पे एपिडेर्मिस हेड है, तो इसमें कौन सा डक जा रही है? वो जा रही है रेडी टेस्टिस। तो ए भी करेक्ट हो गया कि ये फिल्ड होते हैं विद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लोब्यूल्स एंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लाइन करते हैं विद जर्मिनल एपिथेलियम जो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स को, बेसिकली सर्टोरी सेल्स वगैरह जो नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक है, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिडेर्मिस इज़ अ डैश एंड इट्स फंक्शन टू। तो एपिडेर्मिस जो है ना एक कोयल ट्यूब होती है ऑन दी आउटसाइड ऑफ दी टेस्टिस, जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखा चुकी हूँ। ये स्टोर करते हैं इमेच्योर स्पर्म सेल्स को ताकि वो मेच्योर हो सकें। यहीं पे हम कहते हैं कि जो एपिडेर्मिस का फंक्शन होता है ना वो यही होता है कि या तो भाई ये मेच्योर करता है, टेस्टिकुलर फ्लूइड वगैरह को एब्जॉर्ब करता है ताकि जो सेमेन है वो थिक हो सके, विस्किड हो सके। इसके अलावा इसका एक और काम होता है कि ये स्टोर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसके अलावा है आइडेंटिफाई द ऑड वन। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल दिया हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया हुआ है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड दिया हुआ है, वास्ट डिफरेंस। तो आपको पता है कि सेमिनल वेसिकल हो गया या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, तो ये सारे के सारे ग्लैंड हैं जो प्रोड्यूस करते हैं किसी ना किसी चीज़ को, सेमेन के किसी पार्ट को। लेकिन जो वास्ट डिफरेंस है वो ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस। ये एक डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन होती है डक्टस एपिडेर्मिस की। ये टर्मिनेट होता है बाय जॉइनिंग द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म द एजुकुलेटरी डक्ट जो आगे जाके ओपन होती है इनटू प्रोस्टेट यूरेथ्रा। सो करेक्ट ऑप्शन इज वास्ट डिफरेंस। अनडिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स आर कॉल्ड। तो अनडिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं वो हमारे पास कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट होके ही बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से, एंड देन वो डिफरेंशिएट होते हैं टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी डिफरेंशिएट होता है स्पर्मेटेड्स में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो गया स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं हुए हुए होते। सो एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म सेल कंटेन टेस्टोस्टेरोन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम्स है। तो स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेल के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ताकि एनर्जी प्रोडक्शन मिल सके, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपने हाइलोरिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये कंटेन करता है फॉर एग पेनिट्रेशन इस एंजाइम को। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आइडेंटिफाई डिप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocytes दिए हुए हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दिए हुए हैं। ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। आपको पता है कि प्राइमरी डिप्लॉइड होता है, देन उसकी डिफरेंशिएशन होती है इनटू सेकेंडरी, टू सेकेंडरी होते हैं, तभी ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। मतलब कि जो जम्स लाइक डीएनए लाइक क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, जबकि स्पर्मेटेड्स में, मैच्योर स्पर्म में या फिर सेकेंडरी में हैप्लॉइड होते हैं। Which of the following undergo meiotic division to produce haploid cells during spermatogenesis? तो फर्स्ट meiotic division जो है वो होती है इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ताकि प्रोड्यूस हो सके हैप्लॉइड सेल, और वो होते हैं सेकेंडरी। एंड देन पे सेकेंड meiotic division होती है जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड्स बनते हैं, देन पे वो मेच्योर हो जाते हैं इनटू अ स्पर्म।
तो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसके बाद है द फॉर्म स्टेज ऑफ अ डेवलपिंग मेल गैमेट लोकेटेड नियरेस्ट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज दी। तो आपको पता है कि स्टेज ऑफ डेवलपिंग मेल गैमेट जो नियरेस्ट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के वो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। देन फिर वो जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर पहुँचते जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पता नहीं होता। बेसिकली जो इंटरफेस होता है ना बिटवीन दी एपिथेलियम एंड दी लाइक जो थिन फ्लैटेंड सेल्स की लेयर होती है ना उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि जो एपिथेलियम है वो एवेस्कुलर होती है, उसके पास वेसल्स नहीं होती, तभी ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये वेस्कुलर होता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेल्स को। तो ये जो इंटरफेस होता है ना, ये जो दरमियान का गैप होता है बिटवीन द एपिथेलियम एंड द अंडरलाइंग सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये थिन लेयर होती है ए सेलुलर मटेरियल की। सो आपने याद रखना है कि ए सेलुलर मटेरियल बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो नियरेस्ट गैमेट्स होंगे वो स्पर्मेटोगोनियम होंगे। लाइडिंग सेल्स आर लोकेटेड। सो लाइडिंग सेल्स जो है ना वो स्पेस में होते हैं बिटवीन एडजेसेंट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये याद रखना होता है। यही लाइडिंग सेल्स ही हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी लाइडिंग सेल्स। और ये ही लाइडिंग सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लुटेनाइजिंग हार्मोन। द इम्यून सिस्टम डज नॉट नॉर्मली अटैक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बिकॉज, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज होते हैं एज अ सेल्फ स्ट्रक्चर, इनके पास एंटीजेंस नहीं होती, ये प्रोटेक्ट होते हैं बाय द ब्लड टेस्टिस बैरियर और एक्रोसोम कवर करते हैं एनी एंटीजन को दैट वुड बी रिकॉग्नाइज एज फॉरेन। तो करेक्ट ऑप्शन सी है ब्लड टेस्टिस बैरियर। और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली आई एम सॉरी, मुझे इसकी कोई पिक्चर नहीं मिल रही, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मिल जाए तो फिर मैं शेयर कर दूँगी। तो ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है ना, यहाँ पे हम हमेशा पढ़ते हैं कि ये एक फिजिकल बैरियर होता है बिटवीन दी ब्लड एंड दी जर्म सेल्स इन दी कंपार्टमेंट ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, लेकिन सिर्फ आपने याद रखना है कि ये एक फिजिकल बैरियर होता है और इसमें टाइट जंक्शंस होते हैं जो इसको आगे पीछे नहीं होने देते, तभी यहाँ पे इम्यूनी सेल्स इनको अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्योंकि हम इसके अलावा किसी और ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर सकते। द फिनोमेना ऑफ अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो वो मेयोसिस है। मेयोसिस 1 में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में तो सिर्फ स्पर्मेटिड्स हैं जो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकी मेयोसिस 2 और मेयोसिस 1। अच्छा, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? इसका मतलब है कि जब हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं उनके बच्चे। ऐसा ही है ना कि हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल लुक अलाइक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग हमेशा पढ़ रहे होते हैं, हम लोग क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे होते हैं कि भाई क्रॉसिंग ओवर हुई है, कोई ना कोई चेंजेस हुई हैं जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई अलग जीन देखने को मिल रही है। तो वही फिनोमेना है जो अकर होता है ड्यूरिंग मेयोसिस 1, जिसमें आप प्रोफेज वगैरह पढ़ते हैं। एंड मेयोसिस 1 में ही हम लोग डिप्लोटीन और डाइकिनाइसिस की सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें ही काइसमेटा होता है, उसमें ही साइनेप्सिस होती हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन, ये मेयोसिस और माइटोसिस का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो द की रोल ऑफ फ्रक्टोज इन सेमेन इज टू, तो फ्रक्टोज का ये काम होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी सोर्स होता है फॉर एटीपी प्रोडक्शन बाय स्पर्म। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, जबकि यहाँ पे बीच में बी लिखा हुआ है कि प्रमोट करता है कोगुलेशन को, बफर करता है एसिड को, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रक्टोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, तो ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी को। इसके अलावा है अदर देन हाइपोथैलेमस मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आर प्रिंसिपली कंट्रोल्ड बाय, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ऑफ कोर्स, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग होते हैं, वो काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंड देन उसके हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन है या फिर लुटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सारे हार्मोन्स हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के होते हैं। जबकि एक और हार्मोन है जो कंट्रोल करता है मेल सेक्सुअल करेक्टर्स को, वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो डेवलप्ड होता है बाय द टेस्टिस, और वो सर्टोली सेल्स डेवलप करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड। ऐसा नहीं है, वो तो हमारे ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्स सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं और एंड्रोजन है। तो एक्स सेल यहाँ से कहाँ आ गया? ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते। स्पर्म सेल्स का मतलब है कि यहाँ पे स्पर्म की ही बात हो रही है, ठीक है। और
वो प्रोड्यूस नहीं होते लाइडिंग सेल से। आपको पता है कि लाइडिंग सेल जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो एंड्रोजन है ऑफ कोर्स वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना वो टेस्टिस भी इसको प्रोड्यूस करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, क्योंकि यहाँ पे इस सब में कोई भी ऑप्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते। आपने बेस्ट निकालना है तो बेस्ट एंड्रोजन ही है, क्योंकि एंड्रोजन ही होता है जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर फीमेल्स में एंड्रोजन ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने देखा होगा कि मस्कुलाइजेशन हो सकती है। इसका मतलब है कि हेयर्स की डेवलपमेंट हो सकती है, बर्ड वगैरह जो है वो फीमेल्स में देखी जाती हैं। नेक्स्ट MCQ है द मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज़ द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो टेस्टोस्टेरोन है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमेशा प्रेगनेंसी को मेंटेन रख रहा होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ऑफ कोर्स फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाता है। लुटनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है या फिर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। दैट्स इट। इन द मेल LH कॉजेज, तो मैंने कहा कि LH जो है वो लाइडिंग सेल्स पे काम करता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये LH प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। द cell commonly called the egg or ovum is most correctly called N, तो इसको हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। दैन फिर ये जब फर्टिलाइज करता है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस हमें मिल जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी सेकेंडरी oocytes। जबकि जो प्राइमरी है उसमें ऑफ कोर्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो क्या वो फर्टिलाइज करके 46 क्रोमोसोम ला सकता है? नहीं, उसमें डबल क्रोमोसोम्स होंगे। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। और जाइगोट तो हम कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमने ये करा नहीं था फंक्शन ऑफ FSH इन दी मेल्स। तो फंक्शन जो है ना FSH का वो ये होता है कि इनिशिएट करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसका मतलब होता है कि सर्टोली सेल्स पे काम करता है। एक तो दो काम होते हैं इसके, एक तो ये सर्टोली सेल्स को इनिशिएट करवाता है ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें स्पर्म्स को, और स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करवाता है। ये देखा जाता है कि जिनमें FSH या फिर LH की डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो हार्मोन्स ना हो, डिफिशिएंसी हो जाए, तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, इनिशिएट करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, लाइक स्पर्म की प्रोडक्शन को इनिशिएट करवाता है। इसके बाद है द tubular portion of the uterus that extend downward into the upper part of the vagina is, तो वो cervix होता है हमारे पास। आपने पढ़ा ही है कि ओवरी होती है एंड देन फिर वहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकलती है, यूट्रस होता है, फिर सर्विक्स और फिर वजाना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। इसके बाद है द फीमेल स्ट्रक्चर दैट इज़ होमोलॉगस ऑफ द मेल पेनिस इज, तो वो क्लिटोरियस होती है, ये एक लेयर होती है। तो ये आपने छोड़ देना है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपने छोड़ देना क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। जो नहीं है वो ऑफ कोर्स आपने नहीं करना है। उसके बाद है द मेजर हार्मोनल चेंजेस दैट अकर इन द मैटरनल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर, तो प्लेसेंटल टिश्यू सेक्रेटेड करता है हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ब्रेस्ट सेक्रेट करता है प्लेसेंटल लैक्टोजन जो स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा टू डेवलप, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन विच लीड्स टू लो सोडियम लेवल। तो ऐसा नहीं होता, अगर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर सोडियम के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। सही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। डी और बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। तो बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो प्लेसेंटल लैक्टोजन को जो स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा को ताकि वो डेवलप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन जो ब्रेस्ट से मिल्क को सिंथेसाइज करवा रहा होता है, जबकि जो प्रोड्यूस करवाता है वो प्रोलैक्टिन होता है। जबकि ए है तो वही ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन है कि प्लेसेंटल टिश्यू जब हाई सिक्रीट करता है हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके। तो हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन एड्स द बर्थ प्रोसेस बाय स्टिमुलेटिंग ऑफ कोर्स, तो वो यूट्राइन वॉल कंट्रैक्शंस हैं जो ऑक्सीटॉक्सिन करवाता है, इसका यही काम होता है। Hormones mainly responsible for maintaining the uterine wall during the last fifth sixth month of the pregnancy are, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। पहले कार्पस लूटियम प्रोड्यूस कर रहा होता है, दैन फिर प्लेसेंटा ये काम करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बाय कार्पस लूटियम एंड देन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन चाहिए होता है तो वो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कार्पस लूटियम, ऑफ कोर्स वो डिजनरेट हो जाएगा कार्पस एल्बाइकन्स में, जबकि जो कार्पस लूटियम में येलोइश बॉडी होती है, जबकि आपने देखा होगा एक ग्रेफिन फॉलिकल होता है। वो ग्रेफिन फॉलिकल एक बहुत बड़ा फॉलिकल होता है जिससे ओव्यूम रिलीज होता है। अब वो ओव्यूम रिलीज हो गया तो जो पिछले बॉडी बची है ना, पीछे वाली बॉडी, वो बन जाएगी कार्पस लूटियम येलोइश बॉडी।
एंड देन फिर ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर ये डीजनरेट हो जाएगी और कार्पस अल्बाइकन्स बन जाएगी। द हार्मोन्स, सॉरी ये है आई गेस, हाँ, द हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर एज, तो वो ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। एंड्रोजन मेल के लिए होता है। अगर ये फीमेल्स में ज़्यादा हो जाए तो फिर मस्कुलाइजेशन देखने को मिलती है, बर्ड की डेवलपमेंट हो जाती है और जो भारी आवाज़ है, जैसे मेल्स में आपने देखा ही है कि मसल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा मसल मास ज़्यादा हो रहा होता है। बेसिकली जो वॉइस है वो थोड़ी सी लाइक हैवी हो रही होती है, पिच वगैरह जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से मेन फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट सीम्स टू बी, तो आपने सारे ग्लैंड के फंक्शंस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है सिक्रीशन ऑफ अल्कलाइन म्यूकस, ताकि जो स्पर्म होता है ना वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तभी अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है और वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट कर रहा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो होमोलॉग इन दी फीमेल, तो इसको भी आपने छोड़ देना है कि आपकी बुक में नहीं है। विच टर्म इंक्लूड्स दी अदर टर्म, तो यहाँ पे है स्पर्मेटोजोआ, अल्कलाइन म्यूकस और फ्रक्टोज और सेमन। तो ऑफकोर्स सेमन है जिसमें सारी टर्म जो है वो इंक्लूड होती हैं। सेमन में ही अल्कलाइन म्यूकस भी होगा जो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पर्मेटोजोआ मतलब मेच्योर स्पर्म है। फ्रक्टोज है जो लाइक ऑफ कोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है सेमन। विच हार्मोन इनिशिएट दी चेंजेस इन दी पुबर्टी, तो पुबर्टी पे जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो इनिशिएट करता है चेंजेस को इन दी पुबर्टी एंड देन फिर इसकी वजह से ही ये काम करता है। आपने देखा ईस्ट्रोजन पे सॉरी एफएसएच और एलएच वगैरह पे एंड देन फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है। फिर टेस्टोस्टेरोन भी पुबर्टी पे आ जाता है ताकि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवा सके। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ GnRH, और ये रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब कि ये हार्मोन है हाइपोथैलेमस का एंड देन ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है ताकि वो रिलीज़ करें FSH को, LSH को या फिर ग्रोथ हार्मोन को। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आपको पता है उसका। डैश इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट ग्लैंड, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली ये आपकी बुक में नहीं है कि आपने पढ़ा हो, लेकिन सेकेंड ईयर MBBS में ये पढ़ाया था हम लोगों को। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये स्टेरॉइड हार्मोन है। वैसे तो आपने ये हार्मोन्स अमाइनो वाले भी पढ़े होंगे और अमाइनो एसिड से जो ड्राइव होते हैं लाइक ट्रिप्टोफान वगैरह से ड्राइव हो रहे होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह एंड देन ADH और ऑक्सीटॉक्सिन भी पढ़ा होगा कि वो स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, लेकिन ये आपने छोड़ देना है क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी बुक में नहीं है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का होता है, मैंने कहा कि थिकनिंग होती है बोन्स की, एनाबॉलिज्म होता है स्केलेटल मसल का, इसका मतलब है कि मसल मास ज़्यादा होता है। थिकनिंग होती है लैरिंग्स की ताकि जो वॉइस है वो थोड़ी सी भारी हो सके, और बॉडी हेयर लूज होते हैं। तो ऐसा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन में बॉडी हेयर बढ़ते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मस्कुलाइजेशन हो सकती है फीमेल्स में भी, बट डेवलपमेंट हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग एवोल्यूशन, तो ऑफकोर्स एवोल्यूशन का मतलब है कि जो ओव्यूम है या फिर जिसको हम एग भी कहते हैं वो रिलीज़ हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ये डायग्राम आपने अच्छे से देखनी है कि भाई यहाँ पे ये जो है ना ये एंट्रम बन रहा है, मतलब एक जो फ्लूइड रिच कैविटी होती है ना वो बन रही है, मतलब ग्रेफिन फॉलिकल हो गया। ग्रेफिन फॉलिकल से पीछे वाले फॉलिकल जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, वो छोटे से होते हैं, वो मेच्योर नहीं होते। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। डैश इज़ अ फर्टिलाइज सेल विथ 46 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जाइगोट दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन डी है ऑफकोर्स। स्पर्मेटोजोआ तो आपको पता है हैप्लॉइड होता है, पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है वो भी हैप्लॉइड है, और ओव्यूम भी हैप्लॉइड है। रिजल्ट ऑफ oogenesis इज, इसको oogenesis भी कहते हैं। तो इसमें एक ओव्यूम और 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं। इनिशिएशन ऑफ पुबर्टी एंड मेंसेस इन अ फीमेल इन्वॉल्व द इंक्रीज लेवल ऑफ, तो वो हमारा एस्ट्रोजन होता है। FSH और LH तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करवा रहे होते हैं। FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाएगा, LH लुटनाइजिंग हार्मोन है जो इवोल्यूशन करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाएगा। लेकिन जो इंक्रीज लेवल है इनिशिएशन है पुबर्टी की वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन होती है। मेच्योर फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मैं कह चुकी हूँ ग्रेफिन फॉलिकल है, ठीक है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन oocytes पासिस इनटू डैश, तो वो oocyte जो है वो पास होते हैं इनटू यूट्राइन ट्यूब जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं।
ऑर्गन डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड, तो यहाँ पे ये भी आपकी बुक में वैसे नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और लेक ऑफ एक्रोसोम रिजल्ट इन द इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मैं आपको स्पर्म की डायग्राम दिखा रही हूँ, ये आपने देखनी है। ये देखो, ये हेड है, ये टेल है और ये नेक है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये एंड पीस में सेल मेम्ब्रेन भी है, ये प्रिंसिपल पीस है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह एक्सोनीम के, ताकि ऑफ कोर्स ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और फिर आपको ये बस देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखो, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और एक्रोसोम कैप दिया हुआ है। और इसके पास ही हमारे पास जो इंजाइम होता है वो होता है ताकि वो पेनिट्रेट कर सके एग को, क्योंकि वहाँ पे ना एक लेयर होती है, बहुत मोटी सी लेयर होती है कोलेस्ट्रॉल की। इवन एक्रोसोम के ऊपर भी है ना थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड वगैरह की वजह से ही सीमेंट जो है वो थोड़ा सा विस्केड होता है, थोड़ा सा थिक होता है, तो वो लेयर यहाँ पर थोड़ी सी रह जाती है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, पेनिट्रेट दी एग, क्योंकि इसमें बहुत मसला होगा। पास्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल रिजेंबल्स एग्जैक्टली टू द एग डोनर इज कॉल्ड, तो वो क्लोनिंग होती है। ये भी आपकी बुक में नहीं है, इंशाल्लाह नहीं पूछेंगे। फर्टिलाइज्ड ओव्यूम इन ह्यूमन इज इम्प्लांटेड इन, तो वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट अल्जाइमर डिजीज, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, इसमें बीटा प्लाग बनना शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, देन फिर मेमोरी लॉस वगैरह देखने को मिलता है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है, सिवियर होती जाती है बेसिकली। मेल और फीमेल सी urchins release their sperm and egg into the water where fertilization takes place. How can their reproduction be described? तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि वो एव्यूम और स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, सही है। When a fetus is in the uterus, what carries oxygen away from the placenta? तो वो umbilical cord है, उसी के थ्रू fetus placenta से अटैच हुआ होता है। So correct option is D, umbilical cord. First cell जो है, the first cell to contain the diploid number of chromosome is, तो यहाँ पे first cell कहा हुआ है to contain the diploid number of chromosomes। ये देखो यहाँ पे 4, 1 है, 2 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड 7 है, 8 है, 9 है। तो डिप्लॉयड तो हमारे पास 4 में है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद हमारे पास है अ फीमेल गैमेट कंटेनिंग दी मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस, तो ऑफ कोर्स वो फीमेल गैमेट जो कंटेन करता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एस, या आई गेस इसी डायग्राम से पूछ रहा है, इट डज नॉट मेक सेंस। Which type of the following represent the chances that occur in the ovary and the uterus approximately every 28 days involving evolution with the breakdown and loss of the lining of the uterus? तो वो menstrual cycle होती है, इसमें menses होते हैं, ये जो uterine wall होती है ये शेड हो जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? तो वो ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ है, डेंगू फीवर है, कॉलेरा है और एड्स है। तो एड्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह एक वायरल डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे हार्मोन दिए हुए हैं, लेकिन जो लुटाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। क्यों? क्योंकि ये ही फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाएंगे और ओव्यूलेशन करवाएंगे। अगर फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होते या ओव्यूलेशन नहीं होती तो ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकती, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकती। सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी, सिफाइलिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो वो सिफाइलिस जो है ना वो होता है ट्रिपोनोमा पैलिडियम से, जबकि जो गोनोरिया है वो होता है नेसीरिया गोनोरिया। सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। बाकी स्कॉर्पॉइड काइम, ये इसको छोड़ दो। यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना बाय नैरो ओपनिंग बाउंडेड बाय द मस्कुलर स्पेक्टर एट इट्स बॉटम नोन एज, तो वो सर्विक्स है। इसके अलावा कार्पस लूटियम के बारे में कहा हुआ है कि एक वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल है जो फॉर्म करता है फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन द ओवरी, उसको हम क्या कहते हैं? तो कार्पस लूटियम कहते हैं। इसी को येलोइश बॉडी कहते हैं। लूटियम मतलब येलोइश बॉडी, लैटिन वर्ड है। और गैमेटोजेनेसिस में विच रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज़ नॉन फंक्शनिंग, तो वो पोलर बॉडी है जो नॉन फंक्शनिंग होता है।
और बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस बताए हुए हैं तो वो भी छोड़ दें, आपकी बुक में ऐसा नहीं है। सो यस दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ MCQ ज़रूर समझ आए हुए होंगे, और अगर कोई मसला है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल टेल यू। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू शाइनिंग स्टार्स, इंशाल्लाह यू ऑल विल मेक इट।